हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद निकी। तो आज फिर से हाजिर हूँ आप लोग के सामने 50 क्वेश्चन का सेट लेकर के। आशा करती हूँ आप लोग को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का तृतीय सूत्र क्या है? तो पुस्तकालय विज्ञान का तृतीय सूत्र है एवरी बुक्स इट्स रीडर। तृतीय और द्वितीय सूत्र में बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को कि एवरी रीडर हीज हर बुक। तो पहले रीडर आएगा, उसके बाद किताब आएगा, पहले आदमी होगा उसके बाद बुक होगा। इस तरह से सेकंड यानी कि पहले, और बुक्स इट्स रीडर मीन्स कि पहले बुक उसके बाद पाठक। तो इसको आप पहले बुक और उसके पाठक के जो ला है उसको आप लोग थर्ड और सेकंड को दोनों को रिलेट करके याद रख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र क्या है? तो पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठक का समय बचाएं। ये है फोर्थ लॉ। नेक्स्ट है पंचम सूत्र क्या है? लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। लाइब्रेरी एक वर्धनशील संस्था पहले होता था, लेकिन इससे पहले यहाँ पे पंचम लॉ में लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म के जगह पे इंस्टीट्यूशन बोला जाता था। लेकिन अब मतलब वैज्ञानिकों के थ्रू ये माना गया है कि लाइब्रेरी एक बढ़ता हुआ जीव के समान है। एक आदमी जिस तरह से विकास करता है उस तरह से लाइब्रेरी में विकास हो रहा है। जैसे कि पहले टाइपिंग लाइब्रेरी माना जाता था कि मुद्रित पुस्तकों का लाइब्रेरी है, लेकिन अब डिजिटल हो गया। कुछ दिन पहले डिजिटल हुआ, उसके बाद फिर वर्चुअल हुआ। तो लगातार इसमें कहीं ना कहीं विकास होते रह रहा है, तो इसलिए इसको ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक की ओर आगम करता है? तो द्वितीय और चतुर्थ सूत्र जो है पाठक की ओर आगम करता है। द्वितीय सूत्र भी जैसा कि आप लोग को बताया कि पहले रीडर्स उसके बाद बुक, कि पाठक रहेगा तभी बुक का यूज़ हो पाएगा। उसी तरह से चौथा है कि सेव द टाइम ऑफ द रीडर। ये भी रीडर के हित में बात कहा जा रहा है, इसलिए चौथा और दूसरा सूत्र पाठक की ओर आगम करता है। नेक्स्ट है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तक की ओर आगम करता है? तो पुस्तक की ओर आगम करता है प्रथम और तृतीय सूत्र, क्योंकि तृतीय सूत्र में बोला गया है कि पहले बुक्स इट्स रीडर, यानी कि जो किताब है वो पाठक के लिए है और प्रत्येक पाठक के लिए किताब है। फर्स्ट लॉ में बोला गया है कि बुक्स आर फॉर यूज़, यानी कि जो बुक्स है वो सभी के लिए है। नेक्स्ट है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के लोकेशन, फर्नीचर एवं उपयुक्त रोशनी पर जोर देता है? तो फर्स्ट लॉ जो है बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकालय के लोकेशन, फर्नीचर और उपयुक्त रोशनी पर जोर देता है। नेक्स्ट है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र अधिनियम पे जोर देता है? तो अधिनियम पे जोर देता है द्वितीय सूत्र। नेक्स्ट है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के समय पे जोर देता है? तो समय पे जोर देता है यहाँ पे प्रथम सूत्र। नेक्स्ट है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र कर्मचारियों के पाठकों के प्रति उत्तरदायित्व का काम करता है? तो ये द्वितीय सूत्र करता है। नेक्स्ट है कौन सा सूत्र पुस्तक चयन से संबंधित है? तो द्वितीय सूत्र पुस्तक चयन से संबंधित है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में ओपन एक्सेस सिस्टम, यानी कि जिसको हम लोग ओपेक कहते हैं, ओपेक सिस्टम पे जोर देता है? तो तृतीय सूत्र जो है ओपेक सिस्टम पे जोर देता है। नेक्स्ट है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र सहायक क्रम में पुस्तक व्यवस्थापन पर जोर देता है? तो पुस्तक व्यवस्थापन पे जोर देता है तृतीय सूत्र। नेक्स्ट है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र विस्तार सेवा से संबंधित है? विस्तार सेवा से संबंधित कौन सा सूत्र है? द्वितीय सूत्र है। द्वितीय सूत्र है क्या है? एवरी रीडर्स हीज हर बुक, सभी पाठक को उसका किताब मिले। नेक्स्ट है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय उपकर लाइब्रेरी शेष, पुस्तकालय उपकर लाइब्रेरी शेष से संबंधित है? तो ये भी द्वितीय सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र विकलांगों या अंधों के लिए पुस्तकालय सेवाओं पे जोर देता है? तो ये भी द्वितीय सूत्र है, क्योंकि जैसा कि आप लोग को बता चुके हैं कि जो द्वितीय सूत्र है
वो कहता है कि सभी पाठक को उसकी पुस्तक मिले, यानी कि ये नहीं कहता है कि विकलांग लोग हैं या फिर अंधे लोग हैं तो वो लोग पढ़ नहीं सकता है, वो लोग देख नहीं सकता है तो वो लोग पढ़ेगा नहीं। नहीं, इसका कहनाम है, द्वितीय सूत्र का कहनाम है कि ये किसी भी पाठक को उसका पुस्तक देने के लिए ये सूत्र बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र प्रभावी आगम निर्गम यानी कि आदान प्रदान प्रणाली पर जोर देता है? तो आदान प्रदान प्रणाली पर जोर देता है चतुर्थ सूत्र। चौथा सूत्र क्या है? सेव द टाइम ऑफ द रीडर। नेक्स्ट है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र संदर्भ सेवा की वकालत करता है? तो ये भी चौथा सूत्र करता है। नेक्स्ट है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में पुस्तकों के वर्गीकृत व्यवस्थापन पे जोर देता है? ये भी चौथा सूत्र, क्योंकि पुस्तकालय में पुस्तक का जब तक वर्गीकरण नहीं होगा तब तक जल्दी से पाठक को पुस्तक नहीं मिलेगा तो उन लोग का समय कैसे बचेगा, इसलिए ये चतुर्थ सूत्र है। नेक्स्ट है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय स्वचालन या नेटवर्क पे जोर देता है? तो ये पंचम सूत्र है, क्योंकि पुस्तकालय पहले मुद्रित पुस्तकों का पुस्तकालय हुआ करता था जिसको परंपरागत लाइब्रेरी बोलते थे। अब डिजिटल हो गया, वर्चुअल हो गया, तो वो नेटवर्क पे जोर दे रहा है, पुस्तक ऑटोमेशन पे जोर दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बढ़ता ऑर्गेनिज्म की ओर इशारा करता है, इसलिए पंचम सूत्र। नेक्स्ट है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र केंद्रीकृत सूचीकरण पे जोर देता है? ये है चतुर्थ लॉ। सूचीकरण मीन्स कैटालॉगिंग और क्लासिफिकेशन, ये भी चतुर्थ लॉ था। तो ये जब तक क्लासिफिकेशन कैटालॉगिंग अरेंजिंग नहीं होगा लाइब्रेरी, तब तक रीडर्स का समय नहीं बचेगा, तो इसलिए इसको चतुर्थ सूत्र में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र स्टेक रूम गाइड पे जोड़ देता है? तो ये भी उसी से रिलेटेड है, चतुर्थ सूत्र से। नेक्स्ट है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकों में वर्गीकरण और सूचीकरण पे जोर देता है? तो ये है तृतीय सूत्र। नेक्स्ट है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठकों के अधिकारों पर जोर देता है? तो ये है दूसरा, क्योंकि दूसरा क्या कहता है कि एवरी रीडर हिज हर बुक। नेक्स्ट है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र झुग्गी झोपड़ी के लिए पुस्तकालय सेवाओं पे जोर देता है? तो ये भी है द्वितीय सूत्र, क्योंकि कहीं भी पुस्तकालय हो जाए उसको रीडर को अपना बुक चाहिए होता है। नेक्स्ट है, पुस्तकालय सेवा की त्रिमूर्ति, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। पुस्तकालय सेवा की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? तो पुस्तकालय सेवा में त्रिमूर्ति होता है, पहला बुक, उसके बाद होता है रीडर, उसके बाद होता है स्टाफ। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। सॉरी फॉर दिस। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का पंचम सूत्र के अनुसार साधारणतः पुस्तकालय का विकास दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से होता है, तो ये कौन कौन सा प्रकार है? तो ये है बाल विकास और एक वयस्क विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास से क्या तात्पर्य है? जो स्पष्ट दृष्टिगोचर हो, जैसे कि, तो इसमें बाल विकास से तात्पर्य है कि मतलब सबसे पहले जैसे बच्चा लोग होता है तो उसका विकास किस तरह से होता है, पहले वो बढ़ता है, फिर बोलना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर माने इसी तरह से जिस तरह से बच्चा का विकास होता है उसी तरह से लाइब्रेरी का विकास, जैसे कि पहले भवन का निर्माण होगा, उसके बाद उसमें पुस्तक खरीदेंगे, उसमें कर्मचारी को नियुक्त करेंगे, तब न जाकर के पुस्तक पढ़ने वाला रीडर्स आएगा। तो इसी तरह से ये लाइब्रेरी का बाल विकास हुआ। नेक्स्ट है, वयस्क विकास से क्या तात्पर्य है? तो वयस्क विकास से क्या तात्पर्य है? पहले पुस्तकालय सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा, जैसे किसी रीडर्स ने कंप्लेन किया कि ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, मतलब जिस तरह से वो उसका फीडबैक होगा रीडर्स का, उस तरह से उसमें सुधार किया जाएगा। तकनीकों का विकास किया जाएगा, यानी कि पहले सिर्फ किताब रखा जाता था, फिर उसमें पीरियोडिकल्स जोड़ा जाएगा, न्यूज़पेपर जोड़ा जाएगा, ज़रूरत पड़ने पर वाईफाई इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी, कंप्यूटर की सुविधा दी जाएगी। तो ये तकनीकों का विकास हुआ।
नेक्स्ट है कर्मचारियों की व्यावसायिक कौशल में विकास। जब तक वहाँ पे ट्रेंड कर्मचारी स्टाफ नहीं होंगे, अगर उनको क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग का जानकारी नहीं होगा, या फिर उनको ये पता नहीं होगा कि रीडर्स को किस तरह से कौन सा बुक देना है, किस चीज़ का बुक मांग रहा है, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसको पढ़ने में दिक्कत होगा। तो इस तरह से कर्मचारी को भी व्यावसायिक कौशल में विकास होना जरूरी है। तो ये वयस्क विकास है। पहले बाल विकास में सारा चीज़ हो जाएगा, उसके बाद वयस्क विकास किया जाएगा। नेक्स्ट है पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय के बाल विकास और युवा विकास की चर्चा की गई है? तो ये चर्चा की गई है फिफ्थ लॉ। फिफ्थ लॉ क्या है? ग्रंथालय वर्धनशील संस्था है। अभी तो ग्रंथालय एक वर्धनशील जीव के रूप में जाना जाता है, ये पहले संस्था के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र CD रोम की व्याख्या करता है? फ्रेंड्स, यहाँ पे जो CD रोम यहाँ पे दिया हुआ है, अब तो CD रोम चलता नहीं है, लेकिन पहले CD रोम ही चलता था, इसलिए इसको फिफ्थ लॉ में रखा गया है। यहाँ पे अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा तो वाईफाई भी हो सकता है, नेटवर्क भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पहले CD रोम और DVD भी हो सकता है यहाँ पे। तो CD रोम पहले चलता था, इसलिए ये क्वेश्चन में CD रोम लिखा गया है, लेकिन फिफ्थ लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी हो सकती है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र कॉल नंबर लिखने के लिए पेंसिल की प्रयोग की वकालत करता है? तो ये भी फिफ्थ लॉ है, क्योंकि ये भी एक विकास से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मुख्यतः पुस्तकालय के 3 प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो पुस्तकालय के 3 प्रकार, पहले तो सार्वजनिक पब्लिक लाइब्रेरी, दूसरा शैक्षणिक एकेडमिक लाइब्रेरी, और तीसरा है विशिष्ट लाइब्रेरी। इसमें एक चीज़ और जोड़ा गया था, नेशनल लाइब्रेरी। जो नेशनल लाइब्रेरी जनता के यूज़ के लिए नहीं होता है, ये सब होता है पुराने दस्तावेज को रखने के लिए, संग्रह करने के लिए होता है, इसलिए इसको पुस्तकालय के प्रकार में जोड़ा नहीं जाता था, लेकिन फिर जा कर के इसको बाद में पुस्तकालय के प्रकार में जोड़ा गया है। तो इसलिए अब पुस्तकालय के प्रकार 3 नहीं 4 होते हैं, लेकिन पहले 3 अगर पुस्तकालय पूछा जाए 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो ये सार्वजनिक, शैक्षणिक और विशिष्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैसा पुस्तकालय जो जनता के लिए और जनता के लिए, जनता का और जनता द्वारा संचालित हो, वह क्या कहलाता है? तो ऑब्वियस सी बात है कि शैक्षणिक पुस्तकालय जो होता है वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल लाइब्रेरी को शैक्षणिक पुस्तकालय कहा जाता है। विशिष्ट पुस्तकालय जो होता है वो स्पेशल लोगों के लिए होता है, जैसे कि रिसर्चर्स हो गया, या फिर ब्लाइंड्स लोग हो गया, या फिर लॉ से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड हो गया। तो किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के लिए जो लाइब्रेरी बनाया जाता है उसको विशिष्ट पुस्तकालय कहेंगे। नेशनल लाइब्रेरी, जैसा कि आप लोग को बताएं कि ये पढ़ने के लिए नहीं, पुराने दस्तावेजों को संग्रह करने के लिए होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो जनता के लिए होगा वो सार्वजनिक होगा। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि जनता का किसी भी चीज़ जनता के लिए होता है वो सार्वजनिक होता है। तो इसीलिए जो जनता के लिए, जनता का जनता द्वारा संचालित होता है वो सार्वजनिक पब्लिक लाइब्रेरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा प्रथम सार्वजनिक ग्रंथालय मैनिफेस्टो कब तैयार किया गया था? तो ये 1949 में तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा इफ्ला के सहयोग से सार्वजनिक ग्रंथालय मैनुअल में किस वर्ष संशोधन किया गया था? तो ये संशोधन किया गया था 1972 में। इसको आप लोग याद रखेंगे, 1972। नेक्स्ट है यूनेस्को और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, यानी कि इफ्ला। इफ्ला का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा किस वर्ष नवीन सार्वजनिक ग्रंथालय घोषणा पत्र अद्यतन तैयार किया गया था? तो ये 1994 में तैयार किया गया था। फिर से क्वेश्चन है कि जनता का विश्वविद्यालय किस प्रकार के पुस्तकालय को कहा जाता है? तो जैसा कि ऊपर आप लोग को बताएं कि ये सार्वजनिक पुस्तकालय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षणिक ग्रंथालय में प्रायः कौन से 3 प्रकार के होते हैं? जैसे कि आप लोग को ऊपर बताए थे ये शैक्षणिक पुस्तकालय कौन कौन से होते हैं। तो ये होते हैं विद्यालय मतलब कि स्कूल, महाविद्यालय यानी कि कॉलेज, और विश्वविद्यालय यानी कि
यूनिवर्सिटी। तो शैक्षणिक ग्रंथालय एकेडमिक लाइब्रेरी जो होता है उसमें ये तीनों आता है। नेक्स्ट है विद्यालय पुस्तकालय के प्रमुख उद्देश्यों क्या होते हैं। तो ये जैसे इसका कहने का मतलब है कि विद्यालय पुस्तकालय जो स्कूल लाइब्रेरी होता है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो लाइब्रेरी जैसे क्लास में तो हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन लाइब्रेरी क्यों स्कूल में दिया जाता है, तो वो होता है रीडिंग हैबिट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि लाइब्रेरी में बहुत ही रोचक कहानी या फिर अलग अलग तरह के बुक्स होते हैं। तो सिलेबस से हटकर भी बुक्स होते हैं ताकि बच्चों को पढ़ने में मन लगे, एक्स्ट्रा जानकारी उन लोग को मिल पाए। इसलिए विद्यालय पुस्तकालय का ये काम होता है कि बच्चों में रीडिंग हैबिट को इंक्रीज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय पुस्तकालय को इन स्तर पर विभाजित किया जा सकता है। मतलब पूछ रहा है कि विद्यालय पुस्तकालय को किन स्तर पर विभाजित किया जा सकता है। प्राथमिक विद्यालय पुस्तकालय, माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालय, उच्च विद्यालय पुस्तकालय और एवं खाली स्थान दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय हो गया, माध्यमिक विद्यालय हो गया, उच्च विद्यालय हो गया। तो और कौन सा विद्यालय इसमें ऐड होगा एकेडमिक लाइब्रेरी में, तो ये उच्चतर विद्यालय पुस्तकालय होगा। तकनीकी तो होगा नहीं, महाविद्यालय पुस्तकालय होगा नहीं और शोध विद्यालय होगा नहीं। तो यहाँ पे उच्च विद्यालय के बाद उच्चतर विद्यालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वविद्यालय ग्रंथालय विश्वविद्यालय का हृदय स्थल होता है। यह कथन किसका है। यानी कि जो विश्वविद्यालय ग्रंथालय जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होता है वो यूनिवर्सिटी का हार्ट होता है। यह कथन किसका है, तो यह CD देशमुख का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वविद्यालय ग्रंथालय विश्वविद्यालय का हृदय स्थल होता है। वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो यह कथन किसका है, तो यह कथन राधा कृष्णन समिति रिपोर्ट का है। आप लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग को ये चीज़ याद रखना होगा कि ये जैसे ही स्टेटमेंट आता है और ऑप्शन में CD देशमुख या राधा कृष्णन समिति रिपोर्ट होगा तो दोनों में से कोई ऐसे तो साथ में सेम ऑप्शन देगा नहीं। लेकिन BPSC में जैसा कि पिछले बार हम लोग देखते रहे थे कि TGT PGD में बोथ करके ऑप्शन आता है, तो आप बोथ करके आंसर टिक कर सकते हैं। अगर अलग अलग ऑप्शन में देता है तो आप दोनों में से एक नाम को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रारंभ किस पुस्तकालय की स्थापना से मानी जाती है। जैसा कि पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि पहले कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का स्थापना 1836 में हुआ था। कलकत्ता में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का स्थापना 1836 में हुआ था और उसी को फिर 1903 में इंपीरियल लाइब्रेरी में मिला दिया गया था। इंपीरियल लाइब्रेरी में मिलाने के बाद उसको 1948 में राष्ट्रीय पुस्तकालय का दर्जा दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1955 में हुई थी। नेक्स्ट है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी 1836, यानी कि ये बता रहा है कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का स्थापना 1836 में हुआ था। पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं। का संचालन किस भवन से किया जाता था, तो ये भवन का नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसमें 1836 में स्थापित कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का संचालन किया जाता था। नेक्स्ट है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब मिला दिया गया था, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1902 ईस्वी दिया गया है ऑप्शन में, लेकिन बहुत सारे बुक्स में 1903 ईस्वी भी दिया जाता है। तो 1902 या 1903 जो भी ऑप्शन में मिले आप उसको टिक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी, तो इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना फ्रेंड्स हुई थी 1891 में और इसको 1902 या 3 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी में मिला दिया गया था और 1948 में इसे नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा दिया गया था। इंपीरियल लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को सर्वप्रथम कब मेडकफ हॉल में जनता के उपयोगार्थ खोला गया था। यानी कि
इसकी स्थापना तो 1851 में हो गई थी, लेकिन वो जनता के लिए कब खोला गया था? तो 30 जनवरी 1903 को जनता के लिए खोला गया था। जनता इसको यूज़ कर सकता था इस समय पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंपीरियल लाइब्रेरी को कब राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया था? तो जैसा कि आप लोग को बता चुके हैं कि 1948 में इसको नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा दे दिया गया था। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया तथा तत्कालीन शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद द्वारा इसे सभी भारतीयों के लिए कब खोला गया था? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय तो 1948 में इसको घोषित कर दिया गया था, लेकिन जनता के लिए इसको खोला गया था 1 फरवरी 1953 को। तो फ्रेंड्स, ये था आज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। ऊपर में आप लोग जैसा कि देख सकते होंगे कि बहुत सारा क्वेश्चन जो था वो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पे था। फिर उसके बाद नेशनल लाइब्रेरी से साइंस है। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, आप लोग देख सकते हैं, इसका नोट्स बना सकते हैं। इसको ध्यान से पढ़िएगा। आशा करती हूँ आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही मिलेंगे कल फिर से 50 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।